प्रश्न, जनकवि वेमना का परिचय दीजिए। उत्तर, वेमना जिनका पूरा नाम गोना वेमा बुद्धा रेड्डी वेमना है, दक्षिण आंध्र क्षेत्र के एक तेलुगु कवि और विचारक थे जिनको वेदों और योग ज्ञानोपदेश के लिए जाना जाता है। इनका असली नाम गोना वेमा बुद्धा रेड्डी था। इनको योगी वेमना के नाम से पुकारा जाता है। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के जिला नेल्लौर में हुआ था। तेलुगु साहित्य इतिहास में इनकी पद्य रचनाएं वेमना शतकालु के नाम से प्रसिद्ध हैं। सीपी ब्राउन ने इनकी कविताओं को 19वीं शताब्दी में संग्रह और प्रकाशित किया। वेमना के जीवन काल को लेकर लोगों का अलग अलग ख्याल है। सीपी ब्राउन ने वेमना की जीवनी पर परिशोधन किया। वेमना की कविताओं के अनुसार इसका मानना है कि वेमना का जन्म 1652 में हुआ। वेमना एक किसान के परिवार से थे। सीपी ब्राउन के अनुसार वेमना जंगम कुटुंब से थे जो लिंगायत की एक शाखा है। वेमना के पिता गड्डम वेम थे। वेमना इनकी तीसरी संतान थे। इसके अलावा वेमना के पदों में शैव और वैष्णव दर्शन भी दर्शनीय है। परंतु जो चीज हमें आज के संदर्भ में पुनः वेमना के पदों पर चिंतन मनन के लिए प्रेरित करती है वह यह है कि वे मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, जात पात ऊंच नीच अस्पृश्यता आदि का खंडन करते हैं। उनकी दृष्टि में मानवता ही सबसे श्रेष्ठ जीवन मूल्य है। आत्मशुद्धि नी आचाराम देला, भान शुद्ध लेनी पाक मिला, चित्तशुद्धि शिलारा, विश्रद्धाभिरामा विरामा, विश्रद्धाभिराम सुनरे वैमा। अर्थात आत्मशुद्धि के बिना आचरण कैसा, पात्र शुद्धि के बिना पकाना कैसा, चित्तशुद्धि के बिना शिव पूजा कैसी। प्रायः वेमना को योगी या संत के रूप में याद किया जाता है लेकिन वास्तव में वे महाकवि हैं, जनकवि हैं। वेमना ने तत्कालीन समाज के प्रति विद्रोह किया। उनके पदों में विद्रोही स्वर गूंज उठता है। जन्म, युग प्रवर्तक वेमना की जन्मतिथि को लेकर काफी वाद विवाद है। कुछ विद्वान उन्हें 15वीं शती के कवि मानते हैं तो कुछ विद्वान 16वीं और 17वीं के कवि मानते हैं। स्मरणीय है कि फ्रेंच विद्वान जे डुबाई ने 1972 से 1823 तक भारत में रहकर हिंदुओं के रीति रिवाज, संस्कार, संस्कृति, मान्यताओं आदि के बारे में अपने महाकाय ग्रंथ में विस्तार में लिखा है। सर्वप्रथम उन्होंने ही वेमना के पदों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि वेमना के पदों में माधुर्य के साथ साथ तत्कालीन भ्रष्ट समाज के प्रति विद्रोह का स्वर है। वेमना के पदों को संकलित करके उन्हें मुद्रित रूप में लाने का श्रेय चार्ल्स फिलिप ब्राउन को जाता है। डुबोई की पुस्तक में वेमना के बारे में पढ़कर ब्राउन इतने प्रभावित हो गए कि लगातार 18 वर्ष तक वेमना पर शोध करते रहे। वेमना का जन्म रेड्डी वंश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में रेड्डी संपन्न जाति है। जिस तरह वेमना की जन्मतिथि को लेकर मतभेद है उसी तरह उनके जन्म स्थान के संबंध में भी मतभेद है। उनके एक अन्य पद उरु कोंडावी निकी पश्चिविदी मूका चिंतापल्ले मोट्टी इल्लू एडे रेड्डी कुलमदेमनी तेलुपुदु विश्वाभिरामा विनुरा वेमा से यह अनुमान लगाया जाता है कि वे रॉयलसीमा के कोंडावी के मूका चिंतापले गांव के निवासी थे। मृत्यु, कहा जाता है कि कदिरी जिले में स्थित कादुरुपल्ले नामक गांव में शर्शरी नामक संवत्सर के दिन वेमना की मृत्यु हुई। आज भी काट्रुपले में वेमना की समाधि विद्यमान है। वैसे जन्मतिथि, जन्मस्थान, जाति, कुल, गोत्र आदि के विवाद में कुछ नहीं धरा है। असल बात यह है कि वेमना तब भी प्रासंगिक थे और आज भी प्रासंगिक हैं। वेमना के पद में तत्कालीन समाज को भली भांति देखा जा सकता है। उनके पद लोकभाषा की धरोहर हैं। वेमना के उद्गारों में लोकजीवन, भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचार आदि मुखरित हैं। अतः साक्ष्य के आधार पर कहा जाता है कि योगी बनने से पूर्व वेमना भी भोगलिप्सा में प्रवृत्त थे। बचपन में ही मां का स्वर्गवास हो गया, अतः घर में वे सबके लाडले थे। तत्कालीन समाज में वेश्यावृत्ति चरमोत्कर्ष पर थी। संपन्न लोगों के लिए वेश्याओं के पास जाना शान समझा जाता था। अपने यौवनकाल में वेमना भी एक वेश्या के प्रति आसक्त थे। उस वेश्या को प्रसन्न करने के लिए वेमना ने अपनी भाभी से गहने मांगे। वेमना को सही दिशा में लाने और उस वेश्या से छुटकारा दिलाने के लिए उनकी भाभी ने उन्हें गहने इस शर्त पर दिए कि वे गहने पहनने के बाद वेश्या के नग्न रूप का दर्शन अवश्य करें। पुनर्तः नग्न स्त्रीदेह को देखने के बाद वेमना का स्त्रीदेह के प्रति मोहभंग हो गया और उन्होंने सांसारिक सुख त्याग दिया। वेमना के पदों के तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां मुखरित हैं। इतना ही नहीं, उनमें भौगोलिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और लोक जीवन भी निहित है। उन्होंने अपने पदों में अपने अनुभव को अभिव्यक्त किया है, विशेष रूप से कंद, तेदा गीति और ऑटोवेल्दी नामक छंदों में। वेमना आशु कवि हैं। उनके पदों में 4 पंक्तियों में कोई न कोई सूक्ति अवश्य होती है और अंतिम होती है, और अंतिम पंक्ति में आत्मसंबोधन निहित है। यह आत्मसंबोधन एक तरह से वेमना के पदों की विशेषता है।
उदाहरण पिसुल वन्ने वेरु पालोक वर्णम्बुष्क जाति वेरु पूज योक्ते दर्शन वेदेव मोक विश्वाभिराम विनुरा। अर्थात पशुओं के वर्ण हैं अलग अलग, दूध का वर्ण एक है। पुष्प जाति है अलग अलग, पूजा तो एक है। रूप है अलग अलग, देव तो एक ही है। तत्कालीन समाज में संपन्न लोगों के बड़े बड़े घर होते थे। उन घरों के चारों ओर बड़े बड़े फाटक, पेड़ पौधे आदि हुआ करते थे। वेमना कहते हैं कि संपन्न वर्ग बड़े बड़े आलीशान घर बनाते हैं और उस घर की सुंदरता को देखकर ऐंठते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उनका दम टूट सकता है। उदाहरण चेमा गोट्टी गोडालू बेटी इट्टू पेयदा इल्लू गट्टी मिति नरुडू मौरी का विरादाभिरामा विनुराएगा। अर्थात उर्वर भूमि है माँ, बीज है पिता, उनकी फसल है बच्चे, सदाचरण है उनका संरक्षक। उस जमाने में जमींदार प्रथा थी। जमींदार किसानों को ऋण देकर उनका खून चूसते थे। ऋण न चुका पाने के कारण किसानों को जमींदार के यहाँ पालेरू बंधुआ मजदूर बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी काम करना पड़ता था। कुछ लोग निरुपायता और मजबूरी की स्थिति में अपनी जमीन छोड़कर दूसरे प्रदेश में जा बसते थे। वेमना ने उन जमींदारों, दलालों और अधिकारियों पर तीखा प्रहार किया जो किसानों के श्रम का शोषण करते थे और उनसे उनकी भूमि छीन रहे थे। उदाहरण भूपति कृपनम्मी भूमिवा प्रजला यूसुफ दाकी पडुनु पिदपा येगुवेरी बती यदाका निचुरा। अर्थात जमींदार की कृपा पर भूमि को छीनने वाले, जनता की आह से बाद में नीचे गिरोगे, ऊपर हुई गेंद कब तक रुकेगी। वेमना ने देखा कि हमारा समाज जाति के नाम पर विभाजित है। वेमना के समय में भी गांवों में जाति के नाम पर अलग अलग बस्तियां हुआ करती थी। यह स्थिति आज भी आंध्र प्रदेश के गांव में देखी जा सकती है। धोबी बस्ती, कुम्हार बस्ती, भंगी बस्ती आदि। ग्राम जीवन में धोबी को महत्व दिया जाता है। यह भी एक मान्यता है कि यदि अन्न प्रशासन के समय बच्चे को पहले धोबी के हाथ से अन्न खिलाया जाए तो शुभ होगा। वेमना कहते हैं कि धोबी सिर्फ कपड़ों का मैल साफ नहीं करता बल्कि समाज का मैल भी साफ करता है। उदाहरण चाकेवाद कोका चिकाकू पज्जेसी मेलबुच्ची मंची मधुपु जेयू बुद्धि चैपू वाडू गुद्धिते नेमिया विश्वदाभिरामा विनुरा वेमा। अर्थात धोबी साड़ी को घिस घिस कर मैल निकालकर साफ सुथरा बनाता है। सद्बुद्धि देने वाला अगर घूंसा भी मारे तो क्या। वेमना यह मानते हैं कि किसी को जन्म और जाति के आधार पर नहीं आंका जा सकता, अपितु गुण के आधार पर ही किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता की पहचान होती है। वेमना जाति पाति और छुआछूत के विरोधी थे। उनके मतानुसार सब एक जाति के हैं और वह है मानव जाति। वस्तुतः मानवता ही वेमना का मत है कि ये विश्व मानव की कल्पना करते हैं। जाति को हाथ में पकड़कर इतराना किस लिए। अनुकूल स्थिति में बीज अंकुरित होते हैं। कैसी जाति, कैसा ब्राह्मण। वेमना ने तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियों को भी बखूबी उजागर किया है। वेमना राज्याश्रय का विरोध करते हैं चूंकि कुछ ऐसे राजा थे जो कवियों को देय धन को भी हड़प लेते थे और उन्हें निस्सहाय छोड़ देते थे। ऐसी व्यवस्था की तुलना उन्होंने आवारा और कटकने कुत्ते से करी। राजा ही चोर बनकर कवियों का धन लूटे, बाहुबल दिखाकर शक्ति प्रदर्शन करे, आवारा कुत्ते की तरह काटने का तैयार। वेमना के पद में सांस्कृतिक पक्ष भी विद्यमान है। तत्कालीन समाज में स्त्री पुरुष की वेशभूषा विशिष्ट थी। वेमना की कविता से ज्ञात होता है कि पुरुष पगड़ी पहनते थे। संपन्न लोगों की पगड़ियों में मोती और नग होते थे। इतना ही नहीं, वे मोती और नग जड़ित आभूषण पहनते थे जैसे झुमके, अंगूठे, कड़े, मालाएं आदि। संपन्न लोगों के आभूषणों में नग और मोती होते थे तो गरीब लोगों के आभूषणों में नग और मोती के स्थान पर साधारण मनके होते थे। वेशभूषा ही नहीं, संस्कार भी लोक का ही अंग है। आंध्र प्रदेश में सगोत्र विवाह की प्रथा रही है। तमिलों में यह प्रथा नहीं है। आंध्र में पहले मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। वस्तुतः इस तरह के विवाह इसलिए संपन्न करवाए जाते थे कि घर की संपत्ति घर में ही रहे। पत्नी के गुलाम होकर अपने कर्तव्यों को ठोकर मारने वाले पुत्र हर काल में पाए जाते हैं, ऐसा वेमना के पद कहते हैं। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.